सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हमें मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार में हमने 3 वीडियो पहले डाल दिए हैं। एक वीडियो हमने इसका बेसिक परिचय डाला, फिर इसके बाद में हमने दूसरे वीडियो है उसमें समानता का अधिकार, तीसरा है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो हमने डाल दिया है। आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, इसमें आगे के जो अधिकार है, यानी हमने 6 अधिकार पढ़े हैं कि वर्तमान में नागरिकों के पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, इसमें आगे के जो मौलिक अधिकार है 3 तो हमने पढ़ लिए हैं और 3 मौलिक अधिकार है वो पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो बात, पिछले वीडियो में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था। अब इसके बाद में जो आगे रहेगा हमारा जो अधिकार रहेगा, अब वो कौन सा अधिकार रहेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसको हम पढ़ेंगे और इसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अब दोस्तों, यहां से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? यहां पर धर्म को लेकर के बात हो रही है। भाई, इतना तो कॉमन सेंस है ना कि इस जो अधिकार में वो धर्म को लेकर के बात की गई है। अब वो धर्म को लेकर बात किस प्रकार से की गई है, जैसे मेरी बात को समझना। सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? यानी इसमें अनुच्छेद 25 बोलता है अंतःकरण। अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण, यानी धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत में कोई भी धर्म है, कोई व्यक्ति है, वो किसी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो उसकी क्या है? स्वतंत्रता है। परंतु दोस्तों, शर्त ये होनी चाहिए, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है या अपने धर्म का आचरण कर रहा है, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये बात किसमें लिखी? अनुच्छेद 25 में लिखी गई है। एक बात यह है, परंतु सरकार ने यहां पर एक बात और कह दी है कि कोई व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका अधिकार है। परंतु कोई व्यक्ति या तो लालच में, एक तो लालच में, और कोई व्यक्ति है उसे जबरन या मजबूर होकर के, यानी उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, या इसको मैं जबरन बोल सकता हूं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, एक तो लालच में दूसरा धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, या फिर उसे किसी दबाव में आकर के, यहां पर मैं दबाव शब्द बोल सकता हूं, या वह दबाव में कोई धर्म स्वीकार करता है तो राज्य उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति किसी लालच में आकर के या किसी दबाव में आकर के किसी धर्म का प्रचार प्रसार करता है या धर्म को स्वीकार करता है, तो राज्य उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। ये बात कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 25 बोलता है। दोस्तों, मैं एक बात यहां पर दूसरी और बताऊंगा कि आपने सिख धर्म का नाम सुना है। जो सिख धर्म है, तो सिख धर्म को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25 में दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा धर्म है जिसे
जिसे कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है, वो कौन सा धर्म है? सिख धर्म है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा अनुच्छेद होता है? 25 होता है। इसको हम क्या करते हैं? समाप्ति। इसके बाद में अगला जो आएगा, अगला अनुच्छेद कौन सा है? 26 है। और अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 यहां पर क्या बोलता है? किसी यानी धर्म है, यानी धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक कार्यों का आयोजन, धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा अनुच्छेद है या किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों में आयोजन करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 26 है। इसके बाद में दोस्तों इसको मिटाते हैं, अनुच्छेद पढ़ेंगे 27। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? देखना यहां पर अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? कि अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक व्यय पर, यानी इसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद 27 में लिखी है। इसका मतलब हुआ ट्रस्ट, इसको मैं बोल सकता हूं ट्रस्ट या जन कल्याण। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट या जन कल्याण है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति है। धार्मिक व्यय पर कर से क्या दी गई है? मुक्ति दी गई है। इसका अर्थ दोस्तों यह होता है कि जो राज्य है वो राज्य किसी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए चंदा नहीं ले सकता है, या फिर वो क्या नहीं ले सकता है कि किसी व्यक्ति से, जैसे मान लो कि वो चंदा लिया जाता है, उसे कर लिया जाता है, वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 27 बोलता है धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति है, ट्रस्ट या जन कल्याण है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य है वो किसी एक धर्म के लिए, राज्य किसी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए वो क्या नहीं ले सकता? चंदा या ट्रस्ट नहीं ले सकता। ये बात किसमें लिखी है? अनुच्छेद 27 में लिखी है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर अनुच्छेद है 28। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 बोलता है कि राज्य है, इस राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में, या निकाय बोल सकता हूं, राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक संस्था यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 28 साफ साफ बोलता है कि राज्य है, इस राज्य के किसी भी शिक्षण निकाय में या किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी विशेष या किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 28 बोलता है। परंतु दोस्तों यहां पर अपवाद की बात करता हूं, यह अनुच्छेद बोलता है कि राज्य का कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु जो निजी ट्रस्ट है, परंतु यहां पर क्वेश्चन क्या बना? जो निजी ट्रस्ट है, तो निजी ट्रस्ट के द्वारा, तो यहां पर बात करते हैं जो निजी ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट के द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कहने का मतलब है राज्य के किसी शिक्षण संस्थान में तो नहीं दी जाएगी, परंतु जो निजी ट्रस्ट है, तो निजी ट्रस्ट के द्वारा कोई शिक्षण संस्थान बनती है तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह अनुच्छेद कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 28 बोलता है। परंतु वो निजी शिक्षा यानी वो निजी ट्रस्ट है, वो निजी ट्रस्ट राज्य से, यानी राज्य से क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो निजी ट्रस्ट है, अगर उसे राज्य मान्यता नहीं देता है, तब वह वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, यानी नहीं देगा। तो वो निजी ट्रस्ट क्या करता है कि धार्मिक शिक्षा दे सकता है, उसे राज्य से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो जो बच्चे धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं, वो धार्मिक शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं वो वहां पर उसकी सहमति होना
आवश्यक है। अगर बच्चे अल्पसंख्यक बच्चे अल्पवयस्क है तो उनके माता पिता है उनकी इजाजत लेना आवश्यक होगा। यह अनुच्छेद कौन सा बोलता है दोस्तों? 28 बोलता है। और इस प्रकार से हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो अगला अधिकार आएगा वो कौन सा आएगा? शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 व 30 क्या बोलता है कि शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। दोस्तों ये शिक्षा व संस्कृति का अधिकार यहां पर अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं मैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं मैं। कहने का मतलब है अनुच्छेद 29 और 30 है उसमें अल्पसंख्यकों की बात दी गई है। यानी किसकी बात दी गई? अल्पसंख्यकों की बात दी गई है। अब दोस्तों यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन दो अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले हमें एक सामान्य जानकारी लेना आवश्यक है कि जो अल्पसंख्यक होता है, अल्पसंख्यक है, क्या अल्पसंख्यक है इसकी परिभाषा क्या भारत के संविधान में है? तो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। ध्यान रखना इस बात को कि अल्पसंख्यक है इसकी परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गई है। परंतु आपने अनुच्छेद 30 यानी अनुच्छेद 30 है, इस अनुच्छेद 30 में एक बात लिखी है कि जो अल्पसंख्यक है यानी अनुच्छेद 30 के अनुसार जो भारत का संविधान है इसमें अल्पसंख्यक दो प्रकार के बताए गए हैं। एक अल्पसंख्यक कौन सा है? भाषाई आधार पर बताया गया है। और एक अल्पसंख्यक कौन सा बताया गया है? धार्मिक आधार पर बताया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का जो संविधान है इसमें अल्पसंख्यक की तो परिभाषा नहीं दे रखी है, परंतु अनुच्छेद 30 के अनुसार जो भारत का संविधान है इसमें अल्पसंख्यक दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, परंतु दोस्तों हमें अगर हम राजनीति की बात करते हैं यानी राजनीतिक रूप से देखें, हम राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक की बात देखें तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि 50% से कम आबादी है, 50% से कम आबादी है वो क्या कहलाएगा? अल्पसंख्यक कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात कि राजनीतिक रूप से हम इस बात को देखें कि अल्पसंख्यक क्या होता है तो राजनीतिक रूप से इसका अर्थ निकलता है कि जो 50% से कम है यानी जिनकी 50% से कम आबादी है वो क्या कहलाएगा? अल्पसंख्यक कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर बात करूंगा कि हमारा जो भारत का जो अल्पसंख्यक आयोग है यानी भारत का जो अल्पसंख्यक आयोग है, इस अल्पसंख्यक आयोग ने क्या किया? एक तो मुस्लिम धर्म है, कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म है। फिर इसके बाद में ईसाई धर्म है। फिर यहां पर बात करता हूं मैं सिख धर्म की, जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं और पारसी धर्म की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भारत का अल्पसंख्यक आयोग है इसने भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी इन धर्म को भारत में क्या कर रखा है? अल्पसंख्यक बना रखा है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है क्या भारत में या भारत देश है इसमें हिंदू अल्पसंख्यक है? नहीं है, हिंदू भारत में क्या है? बहुसंख्यक है। जबकि हिंदुओं को छोड़ा जाए और बाकी के जो ये धर्म बच गए ये क्या है? अल्पसंख्यक है। ये कौन बोल सा अल्पसंख्यक आयोग है, जबकि इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दे रखी है। मेरे हिसाब से अल्पसंख्यक की इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मिटाते हैं और अब अनुच्छेद 29 व 30 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसमें दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है। तो देखो अनुच्छेद जो 29 है वो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अनुच्छेद जो 29 है, यह अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक है, इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई इसमें कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके हितों का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। और मैंने अल्पसंख्यक की आपको परिभाषा दी है। दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है, इसमें बात क्या कही गई है, इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि व जो संस्कृति है, इस संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। यह उनका क्या है, अधिकार है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यानी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रख सकते हैं, या अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का उनका अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद 29 बोलता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद जो 30 है, ये 30 क्या बोलता है, इन्हीं अल्पसंख्यकों की बात आएगी। तो 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन यानी उनका प्रबंध व प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 30 साफ साफ बोलता है, देखो 30 में ये इस प्रकार से आ रहा तो यहां पर याद रख सकते हो। अनुच्छेद 30 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों द्वारा जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना की जा सकती है और उनका प्रबंध और उनका प्रशासन करने का उनका क्या दिया गया है, इसमें अधिकार दिया गया है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये अनुच्छेद 30 है, जो आपने मुस्लिम धर्म में शायद आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम धर्म है इसमें जो अलग से धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो इसी अनुच्छेद 30 में इसका प्रावधान किया गया है। तो उसका रुख हम दोस्तों कभी आगे टाइम मिलेगा तो हम उसमें करेंगे। इस प्रकार से शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हमारा पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों हमारा जो अंतिम मौलिक अधिकार बच रहा है वो कौन सा आएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस बात को समझना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो हमारा पॉइंट अब क्या बनेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या बनेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर, 32 है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 32 है, यह अनुच्छेद क्या बोलता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों इस बात को समझना कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें क्या बात दे रखी है। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको हमें, यानी हमने सुना कि जो भीमराव अंबेडकर है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का जनक है, भारतीय संविधान की जननी है और इसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, इस व्यक्ति ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा दोस्तों, आत्मा, या इसे क्या कहा है, हृदय कहा है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन बनकर आते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, प्रस्तावना आएगा। पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना है। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है, तब आप वहां पर क्या करोगे, अनुच्छेद 32 को करोगे। दूसरी बात, जो अनुच्छेद 32 है, इसी अनुच्छेद 32 को मैं भारतीय मौलिक अधिकारों का गार्ड भी कह सकता हूं। कहने का मतलब है अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है, गार्ड भी कहा जाता है, या इसे मौलिक अधिकारों का पहरेदार कहा जाता है, या इसे मौलिक अधिकारों का चौकीदार भी कहा जाता है। दोस्तों मैं यहां पर एक बात बता दूं आपको, इसी अनुच्छेद 32 को जनतंत्र की बात करता हूं मैं, जनतंत्र का पहरेदार,
पहरेदार। तो कहने का मतलब है अगर मैं इस अनुच्छेद 32 को जनतंत्र का पहरेदार कहूं तो यह कहना भी मेरा गलत नहीं होगा। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो गए कि इसी अनुच्छेद 32 को जनतंत्र का पहरेदार क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों मेरी बात को समझना, यह अनुच्छेद 32 क्या बोलता है। अनुच्छेद 32 में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यह भारत का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय या जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार दिया गया है। और वो अधिकार क्या दिया गया है कि आप मौलिक अधिकारों की क्या करोगी, रक्षा करोगे। तो अच्छा क्वेश्चन बना कि अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 32 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, ये मौलिक अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसलिए इसे जनतंत्र का पहरेदार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये 5 प्रकार की क्या करता है, रीट जारी करता है। याद कैसे रखोगे, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। मैं इसको मिटाता हूं और वो 5 प्रकार की रीट है वो पढ़ेंगे। देखो अब वो 5 प्रकार की रीट है, इसमें सबसे पहली जो रीट है, इसमें पहली रीट की बात करते हैं दोस्तों। वो पहली रीट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी आएगी इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहली रीट है वो कौन सी आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगी। अब इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा क्या जाता है, इसे क्या कहा जाता है, हेबियस कॉर्पस। यानी कहने का मतलब इस बात को आप अच्छे से समझना दोस्तों कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 5 प्रकार की रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। तो जारी करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहली रीट है वो कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस है। अब इस बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप मेरी बात को समझना, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का पहली बात तो उद्देश्य क्या है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य है भारत में अवैध रूप से गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी को क्या करना है, रोकना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य क्या है कि भारत में अवैध गिरफ्तारी को रोकना है। और इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात। अनुच्छेद ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस है, ये इसका उद्देश्य क्या है कि अवैध गिरफ्तारी को रोकना है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर कहां पर पेश करना पड़ेगा, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। परंतु ध्यान रखना, जो निवारक की बात करता हूं, जो निवारक है, जो बंदी बनाए गए हैं, जो निवारक रूप से नजरबंद किए गए हैं, नजरबंद, तो निवारक नजरबंद के लिए यह कानून लागू नहीं होता है। क्या आपने, यानी हमारी पहली जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो यहां पर क्या होती है दोस्तों, समाप्त होती है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को मैं क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। इसके बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय दूसरी रीट जारी करता है वो कौन सा है, परमादेश। इसका मतलब क्या हुआ, मैंडेमस, परमादेश या मैंडेमस। और इसका अर्थ क्या, देखो भाई मेरी बात को समझना कि जो दूसरी रीट है वो कौन सी है, परमादेश है। और इसको दूसरे नाम के इसका मैंडेमस है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ परमादेश का, इसका अर्थ है हमें आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं, आदेश देते हैं। तो कहने का मतलब मेरी बात को समझना, परमादेश है, मैंडेमस है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम आपको आदेश देते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो परमादेश है यह मौलिक अधिकारों की या 5 प्रकार की रीटों में सबसे क्या है, शक्तिशाली रीट है। ध्यान रखना इस बात को,
क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो 5 प्रकार की रीट है, इन 5 प्रकार की रीट में सबसे शक्तिशाली रीट कौन सी बताई गई है? परमादेश बताई गई है। परंतु यह जो रीट है, यह रीट एक तो भारत का राष्ट्रपति, एक तो भारत का राष्ट्रपति और एक जो राज्यपाल होते हैं, इन राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ यह रीट जारी नहीं की जा सकती है। मेरी बात समझ में आई कि जो कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो परमादेश है यह 5 रीट में सबसे शक्तिशाली रीट है और इस रीट में, इस रीट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, परंतु यह रीट है यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि जो किसी भी प्रकार की, जैसे मान लो इससे परमादेश में किस प्रकार की बात कही गई है कि कोई भी संस्था, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी संस्था जो अपने कार्यों का पालन या अपने कार्यों का कर्तव्य ने अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रही है। मेरी बात समझ में आई कि इस परमादेश में क्या कहा गया है कि कोई भी संस्था है वो अपने कार्यों का यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट उस संस्था को आदेश देगा, वो उसको आदेश देगा कि हम आपको आदेश देते हैं आप इस काम को कीजिएगा। तो ये कौन सा हुआ? परमादेश है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। देखो अब इसके बाद में 2 रीट हमने पढ़ ली है, तीसरी रीट की बात करते हैं। देखो अब तीसरी रीट कौन सी होगी? तो तीसरी रीट है प्रतिषेध। कौन सी हो जाएगी? प्रतिषेध हो जाएगी। जो चौथी रीट है वो कौन सी रीट हो जाएगी? प्रतिषेध हो जाएगी। और इस प्रतिषेध को मैं बोल सकता हूं प्रोहिबिशन, यानी इसे प्रतिषेध को मैं और किस नाम से बोल सकता हूं? प्रोहिबिशन नाम से बोल सकता हूं। और इससे प्रतिषेध का यहां पर अर्थ क्या होगा दोस्तों? इस प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मना करना। पहली बात, जो रीट है हमारी कौन सी है? प्रतिषेध है, और प्रतिषेध को मैं बोल सकता हूं प्रोहिबिशन, और इसका अर्थ क्या होता है? मना करना है। अब दोस्तों इस प्रतिषेध में क्या होता है कि जो निचली अदालत होती है, क्या होती है? जो निचली अदालत होती है, जो निचली अदालत या निचला जो न्यायालय होता है, उस निचला न्यायालय, जैसे मान लो कोई कार्य कई दिनों से लंबित पड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें बात समझना, इसमें क्या कहा गया है? जैसे मान लो कि जो निचली अदालत है, जो निचली अदालत है और इस निचली अदालत में कोई कार्य है वो कई दिनों से लंबित पड़ा है, कई दिनों से लंबित पड़ा है, तब इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय इस निचली अदालत को कहेगा कि हम आपको मना करते हैं कि जो आपका ये मामला पड़ा है इसको आप छोड़ दो, अब इसकी जांच अब कौन करेगा? हम करेंगे। तो ये बात किसमें लिखी है? प्रतिषेध में लिखी है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद में जो हमारे चौथी प्रकार की जो रीट है, वो चौथी प्रकार की रीट कौन सी है? अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा तो कहने का मतलब है अधिकार प्रच्छा, इसका मतलब क्या होता है? यानी कहने का मतलब वारंटो बोल सकता हूं इसको मैं, वारंटो। समझ में आई मेरी बात है? कहने का मतलब है चौथी रीट है वो अधिकार प्रच्छा या क्या इसमें वारंटो है। अब अधिकार प्रच्छा है, इस अधिकार प्रच्छा से यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हें क्या हक है? तुम्हें क्या हक है? मेरी बात समझ में आ रही है कि अधिकार प्रच्छा या वारंटो, इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हें क्या हक है या मंगवा लेना, मांग लेना या मंगवा लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय वो क्या करेगा? जैसे मान लो किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक पद, इस बात को जैसे आप ऐसे समझो एक बार
कि जैसे मान लो कोई सार्वजनिक, समझना, सार्वजनिक पद है। अब मेरी बात को समझना, हमने क्या किया कि इसका अर्थ क्या होता है, तुम्हें क्या है कि मंगवा लेना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कोई सार्वजनिक पद है, ठीक है, और इस सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है। अब सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो अपने नियमों का पालन नहीं करता है, अपने नियमों का अवैध रूप से कार्य करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, उससे जो भी कार्य है वो क्या कर लेगा, मंगवा लेगा, या उसे बोलेगा कि तुम्हें इस पद पर कार्य करने का क्या हक है। परंतु दोस्तों मैं बता दूं, यहां पर जो निजी होता है, जो निजी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, यानी कोई व्यक्ति अगर निजी पद पर बैठा है, समझ में आई मेरी बात, सुन, ये कोई व्यक्ति अगर निजी पद पर बैठा है तब उसके लिए यह अधिकार या यह कानून लागू नहीं होगा। यह कानून लागू सिर्फ किस पर होगा, सार्वजनिक पद वाले व्यक्ति पर है, जबकि निजी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके खिलाफ यह कानून लागू नहीं होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो पांचवी और अंतिम रीट है, वो अंतिम रीट कौन सी है दोस्तों, उत्प्रेक्षण, शायद मैंने आपको नहीं बताया है, तो उत्प्रेक्षण कौन सी है, उत्प्रेक्षण, सारटोरी, इसको मैं बोल सकता हूं सारटोरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो अंतिम रीट है वो कौन सी है कि उत्प्रेक्षण या सारटोरी। जो पांचवी रीट है वो कौन सी है, उत्प्रेक्षण या सारटोरी। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। शायद आपको दिखाई दे रहा है कि, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर से बता दूं आपको कि जो पांचवी रीट है वो कौन सी है, उत्प्रेक्षण है। कौन सी रीट है दोस्तों, उत्प्रेक्षण है, और इसे सारटोरी भी कहा जाता है। और इसमें क्या लिखा हुआ, और जानकारी दीजिए या और जानकारी दीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ, और जानकारी दीजिए या कोई भी कार्य उसे मंगवा लेना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मंगवा लेना यहां पर भी है और यहां पर भी है, परंतु इसका अर्थ क्या होगा, तुम्हें क्या हक है, ठीक है दोस्तों। अब चलो यहां तक इतनी बात हो गई कि जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी करता है दोस्तों, 5 प्रकार की क्या करता है, रीट जारी करता है। सही बात है, 5 प्रकार की इसने क्या कर दी, रीट जारी कर दी है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को समझना, यहां पर हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, और यहां पर मैं बात करता हूं किसकी, उच्च न्यायालय। समझना मेरी बात को, इस उच्च न्यायालय को मैं हाई कोर्ट बोल सकता हूं HC, और इस सुप्रीम कोर्ट बोल सकता हूं मैं SC। सही है। दूसरी बात, मेरी बात को समझना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यह सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जैसे यहां पर मौलिक अधिकार है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब ये मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह जो सुप्रीम कोर्ट है, यह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो 5 प्रकार की क्या करता है, रीट जारी करता है। समझ में आई मेरी बात कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी रीट जारी करता है, 5 रीट जारी करता है। और इन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करूंगा मैं, इन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, ये रीट जारी करता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, तो क्वेश्चन बनेगा, अगला एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, तो बताओ कि किस अनुच्छेद के तहत ये रीट उच्च न्यायालय जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। परंतु अब एक क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज करने के लिए कि ये जो रीट जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, एक तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, एक उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। मुझे जरा ये बताओ कि इस रीट जारी करने में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है, रीट का पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है या उच्च न्यायालय के पास होता है। गलती करेगा लड़का, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, बिल्कुल गलत है। इन रीट को जारी करने में सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा पावर है, वो किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास है।
अब आप कहोगे ऐसी क्या बात आ गई कि इसके पास इतना ज्यादा पावर आता है? क्यों? क्योंकि ये भी 5 रीड जारी करता है, ये भी 5 रीड जारी करता है, परंतु ये एक रीड और जारी करता है, ये एक रीड और जारी करता है। और वो रीड कौन सी है? जैसे मान लो कि मैं यहां पर बात करता हूं इंजेक्शन। इंजेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी 5 रीड जारी करता है और ये भी 5 रीड, परंतु इसके पास यानी उच्च न्यायालय के पास उस सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि यह एक रीड और जारी करता है। वो कौन सी रीड जारी करता है? इंजेक्शन की रीड जारी करता है, जबकि यह रीड सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं करता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा जो मौलिक अधिकार है वो क्या होता है? समाप्त होता है। तो दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।